ओडिशा आसुछंती राहुल गांधी। पूर्व गस्तरे राहुल गांधी ओडिशावासी को कौन कही जानिबा एवं एबे कौन कहिबे सुनिबा। नमस्कार, जीटीवी भारत ओडिया न्यूज चैनल को आपन को स्वागत करुछि। मो रामदास। चैनल को सब्सक्राइब कर नथिले सब्सक्राइब करंतु। खबरटी को शेष जाए देखंतु, अधिक रु अधिक शेयर करंतु, आवश्यक स्थले कमेंट करी सचेतन करंतु। 2025 मसीहार यह हेउछि राहुल गांधी को ओडिशा गस्तर प्रथम। राहुल का गस्त को नहीं राजनीतिक महल में बेस चर्चा हेउछि। एथिपूर्व राहुल गांधी जेते थर ओडिशा आसिछंती प्रायतः निर्वाचन समय रे प्रचार पाही आसीथिले, किंतु वर्तमान ओडिशा रे निर्वाचन नाही किंबा कोनोसी बड़ उत्सव व सभा समिति नाही। एणु राहुल का गस्त ओडिशा राजनीति रे किछि प्रभाव पकाइबो बोली राजनैतिक महल रे चर्चा हेउछि। प्रदेश कांग्रेस रो कार्यक्रम रो जना पड़िछि जे राहुल गांधी तथा कांग्रेस दलर नारा संविधान बंचाओ। एही कार्यक्रम रे जोगदेई ओडिशावासी को संबोधित करिवे राहुल गांधी। आसंता 11 तारिख शुक्रवार दिन भुवनेश्वर स्थित बरमुंडा पाख पड़िया रे आयोजित सभारे जोग देबे। राहुल गांधी सह आसुछंती जातीय कांग्रेस रो राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे एवं जातीय कांग्रेस राष्ट्रीय सांगठनिक संपादक केसी वेणुगोपाल उभय जोगदेई ओडिशावासी को संबोधित करने सह राज्य सरकार अपारगता खाली सेतिकी नुहे, विभिन्न प्रसंग को नहीं डबल इंजिन बीजेपी सरकार को घेरिबे। 24 वर्षर सरकार एबे पतन हेबारे लागिछि। 30 वर्ष तलर कांग्रेस एबे शक्तिशाली हेबाकू जाउछि। आपण माने जानती राहुल गांधी एथि पूर्व ओडिशा को अनेक थर आसिछंती एवं अनेक कथा ओडिशावासी को कही फेरिथिले। ताकू ही दोहराइबे ना ओडिशावासी को अन्य किछि उपहार स्वरूप किछि प्रतिश्रुतिर सूचना देबे एवं ओडिशा कांग्रेस नेता व कर्मी को गुरुमंत्र देबे, ताहा देखिबाकू बाकी रहिला। 2014 रु 2025 मध्य राहुल गांधी ओडिशा को जेतिकी थर आसीथिले, 2 वर्ष मध्य ताठारु अधिक थर नरेंद्र मोदी ओडिशा गस्तर आसी फेरिचंती। 2014 रु 2024 मध्य राहुल गांधी कोरापुट, कलाहांडी, बरगढ़, राउरकेला, बालेश्वर व भुवनेश्वर को आसीथिले। राहुल गांधी लगातार ओडिशा गस्तर आसिछंती एवं तांकर से गस्त समय ओडिशावासी को केबे कौन कौन कहिथिले आसंतु जानिबा व सुनिबा। 2019 मसीह कोरापुट गस्तर आसीथिले। सेही समय राहुल गांधी आयोजित सभारे कौन कहिथिले एवं अंतर्जातीय महिला दिवस रे जोगदेई महिला मानक सह कथा वार्तालाप करथिबार वीडियो देखंतु एवं बुझिबाकू चेष्टा करंतु। They contribute a lot for their livelihood. So I believe, and everybody believe, women deserve a better quality of life. Let's take some questions from the audience. So the first question, since I am given a charge, let me ask one question to you. Sir, your grandmother is called the Iron Lady. Your mother is known for firmness and patience. Your sister manifests confidence and positive energy. I think every young modern woman would like to be like her. So if one message you would like to give to this audience, that you draw inspiration from these women in your life, what will that be? Fight for your space and do not consider yourself less than any man. Thank you. नीचे आ जाऊं या अच्छा हिंदी में बोलूं या अंग्रेजी में बोलूं? हिंदी। तो सवाल था कि महिलाओं को मैं क्या सुझाव या एडवाइस देना चाहता हूं। नमस्कार, आप कैसे हैं? नहीं, उनसे कह रहा हूं। तो महिलाओं को क्या एडवाइस देना चाहता हूं, और मैंने जवाब दिया कि किसी भी महिला को अपने आप पुरुष से कम नहीं सोचना चाहिए और उनकी जो जगह है, चाहे वो पार्लियामेंट में हो, विधानसभा में हो, बिजनेस में हो, किसी कंपनी में हो या घर में हो, स्कूल में हो, उनको अपनी जगह के लिए लड़ना चाहिए।
और जब उनके ऊपर अत्याचार होता है या उनको दबाया जाता है, कुचला जाता है, मारा जाता है, तो पीछे नहीं हटना चाहिए। और पुरुषों को भी मैं सुझाव देता हूं कि आपको भी महिला को वही जगह देनी चाहिए जो अपने आप को देते हो, क्योंकि ये हिंदुस्तान की महिलाओं का हक है और देश दोनों महिला और पुरुष के बिना नहीं चल सकता है। तो ये मेरा जवाब था। थैंक यू सर। अभी हम अच्छा, आपको महिला दिवस की बहुत बहुत बधाई। नमस्कार। आउ मोर माँ भौणी मैंने मो सामने से से बहुत बहुत धन्यवाद दूसरी। मुझे एजुकेशन विषय जो डेभलप हो पारना पिला माने आग को जा पारना कोरापुट डिस्ट्रिक्ट आमर जो अंचल आम गाँव में बहुत असुविधा अच्छी जो कि मुझे कांग्रेस पार्टी जो महिला दल मुझे कहवाक चाहूँगी आमर जो दुर्वा माँ भाई भौणी मैंने जो आग को जा पारना से भर मुझे कहवाक चाहूँगी जे आमर आदिवासी लोग कहीं आग को जा पारना सार को पचारे जो एते जो इलेक्शन जो हो समस्ते साहाଯ୍य कर कौच कि आदिवासी जो गाँ अच्छे पहाड़ अंचल में किसी साहाଯ୍य मिलूनी से मुझे चाहूँगी आदिवासी जो झील मैंने अच्छा महिला मैंने अच्छा से आग को जा पारना एमती दुनिया देखी ना कि लोक को भी चिन्ह पारना से मु भी गाँ गहली झील एत दूर को जापार मु कुलमणि जेना सार बोली आसान को कहबी जे जो आमर मु ट्राइबल क्वीन इंडिया एने भी आमर जो मान्यता मिलनी मु सार के कह आमको जो दूर आदिवासी जो परंपरा अच्छी कला संस्कृति आउ जो एजुकेशन जो पाठ पढ़ाई बहुत पिला असुविधा पहुँचती से आग को जावाई निहाती दरकार। सर इनका कहना था कि शी बिलोंग्स टू ट्राइबल बैकग्राउंड एंड शी इज़ अ ट्राइब बिलोंग्स टू ए ट्राइब। इनका गांव सर बहुत ही अंदर एरिया में है, रास्ते नहीं हैं, कट ऑफ है। शायद इसी के कारण बहुत सारी लड़कियां पढ़ाई नहीं कर पा रही हैं। मैं बहुत मुश्किल से आज यहाँ पे आई हूँ आपसे मिलने के लिए। इन्हें ये तो रिकग्निशन मिल गई है कि मिस ट्राइबल मिस होकर के हैं, पर ये कहती हैं कि हमारे पूरे कम्युनिटी को ऐसा रिकग्निशन नहीं मिलता है, तो इसके लिए हम लोग चाहते हैं कि कोई हमारा सपोर्ट करे। क्या इसका सुझाव क्या है? आप कौन चाहूँगी कौन कले आप उन्नति कर आपको कौन इच्छा अच्छी कौन कर मोर तो इच्छा अच्छी जो पुओ झील सांसन झील मैंने जो बाल्य विवाह जो अंधविश्वास दूर करने से दूर आमर जो आदिवासी जो पुओ झील मैंने आग को जापारे दुनिया की इंडिया बाहर जाकि समस्त को चिन्ह पाइबे जे आमे भी मनीष आदिवासी भली से माने पछघुंचा देउचंती से माने जेमति कि पछघुंचा न देके आग को बढ़िबे। She requests for an exposure to all the tribal young boys and girls and she is against the child marriage. So she says like if that's resolved, I think that could be a very helpful step. सर कहते आपण कहीं कांग्रेस पार्टी सांगे काम करूना कांग्रेस पार्टी सांगे काम करिकी निज जाति लोकों भी काम करें मु तो निहाती करबी मोर किंतु बयस ही नथिला एबे मु एते बड़ इंडिया रे कोई रही 2018 मु एते कथा जान नथिली जे दुनिया रे एमती होची बोली एबे जस्ट टिके जानि पाउछि एमती जो बड़ बड़ स्टेज रे चढ़ी निहाती बाबरे जो आदिवासी मान को जो मान्यता मिलनी सेठी सहयोग रे निहाती बाबरे कांग्रेस रे काम करियो। She says that I was not of that age but now I am and definitely I'll do and I will fight for the dignity of the tribals and I will work with her to do that. राहुल गांधी जी कहते मुझे आपन संग देवी से काम को आगे जहाँ आप चाहते निश्चित भाव में मुझे सहयोग हेबी निश्चित भाव में जो कांग्रेस पार्टी को जो केमती बुझेवा कथा दुनिया रे चलवा कथा आदिवासी मान को बुझेवा कथा मु निश्चय आम गाँ गहली रे बुझेबी। She also says I will seek your support and definitely do the way the Congress party is doing. Thank you. निवेदन रखू जे ओडिशा महिला कांग्रेस इंचार्ज अच्छा एवं
राष्ट्रीय संपादिका अछंती संध्या सवालाख्य महोदय को निवेदन रखिबु आनुष्ठानिक भाव में धन्यवाद अर्पण करबा पाई। कलाहांडी गस्त बेले राहुल गांधी तांको भाषण रे कौन कहिथिले सुनंतु। कांग्रेस पार्टी की सरकार, अब मैं थोड़ी सी बातें आदिवासी भाई बहन, हमने आपके लिए 2-3 ऐतिहासिक काम किए थे। सबसे बड़ा काम आदिवासी बिल, पैसा कानून। इस बिल के माध्यम से आपका जल, आपका जमीन, आपका जंगल, इन चीजों का हक आपको देने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया था। आदिवासी बिल का है, आदिवासियों को उनकी जमीन वापस देनी है। भाइयों और बहनों, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में यह काम शुरू हो गया है। आपने सुना होगा टाटा की फैक्ट्री बननी थी, हमने वहां साफ लिख दिया जमीन अधिग्रहण कानून में, आदिवासियों को, किसानों को मार्केट रेट से 4 गुना ज्यादा पैसा मिलेगा। आदिवासियों से पूछे बिना, किसानों से पूछे बिना उनकी जमीन नहीं ली जाएगी। और अगर जमीन ली गई, अगर आदिवासियों ने अपनी जमीन दी, तो अगर 5 साल के अंदर उस जमीन पर फैक्ट्री या इंडस्ट्री नहीं बनाई गई, तो वो जमीन सीधी आदिवासियों को, किसानों को वापस दी जाएगी। हमने उदाहरण बना दिया। टाटा की फैक्ट्री बननी थी, टाटा की फैक्ट्री बननी थी, हजारों करोड़ रुपए की कंपनी है। 5 साल में फैक्ट्री नहीं बनी। छत्तीसगढ़ की सरकार ने टाटा फैक्ट्री की जो जमीन थी आदिवासियों को वापस दे दी। तो आप एक बात अच्छी तरह समझिए, नवीन पटनायक जी और बीजेपी आपसे आपकी जमीन छीनना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी, भूपेश बघेल, निरंजन पटनायक जी, ओडिशा का हर कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता और नेता आदिवासियों की जमीन की रक्षा करेगा। और आपका जो हक है, चाहे वो जल हो, चाहे वो आपकी जमीन हो, चाहे वो आपका जंगल हो, उस हक की रक्षा करने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। बरगढ़ जनसभा रे जोगदे राहुल गांधी कौन कहिथिले सुनंतु। अगर उस जमीन पे 5 साल के अंदर कारखाना नहीं बना, तो वो जमीन उद्योगपति से लेकर वापस किसानों को, आदिवासियों को दे दी जाएगी। और तीसरा वायदा, छत्तीसगढ़ में धान के लिए 2500 रुपए किसान को दिए जाएंगे। हम मैसेज देना चाहते थे, छत्तीसगढ़ के किसानों को संदेश देना चाहते थे कि आप अकेले नहीं हो, यह देश आपका है, आप हर रोज अपना खून पसीना देते हो, इसीलिए छत्तीसगढ़ की सरकार आपके साथ खड़ी होगी, मध्य प्रदेश की सरकार, राजस्थान की सरकार आपके साथ खड़ी होगी और आपका कर्जा माफ होगा। और मैसेज हमने धमाके के साथ दिया। मैंने बघेल जी से कहा था, देखिए चुनाव जीतने के बाद 10 दिन के अंदर कर्जा माफ हो जाना चाहिए। और मैं गर्व से कहता हूं, भूपेश बघेल जी ने 6 घंटे के अंदर किसान का कर्जा माफ कर दिया। और उसके 1-2 दिन बाद छत्तीसगढ़ के हर किसान को, हर धान के किसान को 2500 रुपए।
और 1 महीने के अंदर बस्तर में टाटा कंपनी के पास जमीन थी, 5 साल से उस पर कुछ नहीं हुआ, वो जमीन आदिवासियों को वापस दे दी। ऐतिहासिक निर्णय, पहली बार हिंदुस्तान में कानून के मुताबिक। जमीन अधिग्रहण बिल कानून हम लाए थे, उसमें साफ लिखा है जमीन बिना किसान के पूछे नहीं ली जा सकती है। अगर किसान ने अपनी जमीन दी तो मार्केट रेट से 4 गुना ज्यादा पैसा उसके बैंक अकाउंट में जाएगा, और अगर जमीन पर 5 साल के अंदर कुछ नहीं हुआ तो जमीन वापस किसान को मिलेगी। छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर ने जमीन अधिग्रहण बिल कानून को लागू किया, सिर्फ यह किया है। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी लोकसभा में, राज्यसभा में उस कानून को रद्द करने की कोशिश करते हैं। 3 बार, भाइयों और बहनों, 3 बार उन्होंने उस कानून को बदलने की कोशिश की, क्योंकि वो आपसे आपकी जमीन चोरी करना चाहते हैं। राउरकेला रे आयोजित साधारण सभा जोगदी राहुल गांधी ओडिशा वासी को कौन कहते शुणु। हॉस्पिटल का वायदा किया था, हाँ या ना? किया था कि सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनेगा, किया था, हुआ? अच्छा, एक और बात बताओ, ब्रह्मणी नदी के ऊपर कितने पुल हैं? किसने बनाया? उसका रिनोवेशन हुआ, उस पर काम हुआ, मोदी जी ने वायदा किया था। पहले ये हॉकी का स्पोर्ट्स सेंटर हुआ करता था, हॉकी का सेंटर हुआ करता था, यहां से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस चीन के भुवनेश्वर पहुंचा दिया। किया नहीं किया? तो जहां भी आते हैं, चाहे वो नवीन पटनायक जी हो, चाहे वो उनके रिमोट कंट्रोलर चलाने वाले चौकीदार हो, जहां भी जाते हैं झूठ बोलते हैं, काम नहीं करते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा कांग्रेस पार्टी के बारे में बताना चाहता हूं। रूरकेला में स्टील प्लांट किसने लगाया? जब यूपीए की सरकार थी, पैसा किसने भेजा? किसने भेजा? जब यूपीए की सरकार थी, पैसा किसने भेजा? किसने भेजा? किसानों की मदद करेंगे, कर्जा माफ करेंगे, रोजगार दिलवाएंगे, एक के बाद एक, जमीन का सही दाम दिलवाएंगे। चुनाव हुआ, मैंने वहां भाषण दिया। देखिए, हम उल्टी सीधी बात नहीं करेंगे, मगर जैसे ही मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, आप 10 तक गिनना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और 10 दिन के अंदर किसानों का कर्जा माफ हो जाएगा। बीजेपी के लोगों ने कहा, उनके मुख्यमंत्रियों ने कहा, पैसा कहां से आएगा, कैसे हो सकता है, कांग्रेस झूठ बोल रही है। भाई और बहनों, मैं आपको बता रहा हूं, आप छत्तीसगढ़ जाओ, मध्य प्रदेश जाओ, राजस्थान जाओ, उधर जाके पूछो, क्या 10 दिन लगे? आपको जवाब मिलेगा, कांग्रेस पार्टी ने 10 दिन नहीं लगाए, 2 दिन के अंदर किसानों का कर्जा माफ कर दिया। छत्तीसगढ़ में, यहां पिछली मीटिंग में बघेल जी थे मेरे साथ, छत्तीसगढ़ में किसानों को धान के लिए 2,600 रुपए मिलता है। छत्तीसगढ़ के हर किसान को 2,600 रुपए धान के लिए मिलता है। मैं उड़ीसा के किसानों से पूछना चाहता हूं, जो आप टीवी देख रहे हो, हमने छत्तीसगढ़ में 2,600 रुपए धान के कर दिए। जब आपको कितना मिलता है? कितना? अरे भैया जोर से बोलो। बालेश्वर आयोजित जनसभा जोगदी राहुल गांधी कौन कहते शुणु। दूसरी तरफ बीजेपी के लोग
आरएसएस के लोग कहते हैं कि अगर हमारी सरकार बन गई तो हम अंबेडकर जी के संविधान को फाड़ के फेंक देंगे। भाइयों और बहनों, मैं नरेंद्र मोदी जी को, आरएसएस के लोगों को कहना चाहता हूं, आपको जो सपने देखने हैं देख लो, मगर इस दुनिया में ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो हिंदुस्तान के संविधान को खत्म कर सकती है। आ जाओ मैदान में, हम दिखाएंगे हिंदुस्तान के संविधान को कैसे खत्म किया जाता है। आप पूरा दम लगा दो, इस संविधान को आप छू तक नहीं पाओगे। भाई और बहनों, उड़ीसा में बीजेपी है और बीजेडी है, ये दोनों मिली हुई पार्टियां हैं, ये दोनों एक जैसी हैं। इनकी यहां पे पार्टनरशिप है, पान वाली पार्टनरशिप है उड़ीसा में। सोच एक ही है। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, मैं बीजेपी के खिलाफ लड़ता हूं, मेरे खिलाफ बीजेपी ने 24 केस किए हैं, डिफेमेशन के केस, क्रिमिनल केस, 2 साल की जेल करवा दी, मेरी लोकसभा की सदस्यता ले गए, 50 घंटे मेरा ईडी ने इन्वेस्टिगेशन किया, इंटेरोगेशन किया, मेरा घर उठा के ले गए। जब ये मेरा घर ले गए, मैंने इनको चाबी दी और इनसे कहा, ये जो तुम्हारा घर है सरकारी घर है, मुझे नहीं चाहिए। मेरे हिंदुस्तान में करोड़ों घर हैं, उड़ीसा के जनता के दिल में मेरा घर है, बाकी प्रदेशों के लोगों के दिल में मेरा घर है। तुम्हारा घर नहीं चाहिए, ले लो, उठा के ले लो। मगर भाइयों और बहनों, यहां के जो चीफ मिनिस्टर हैं नवीन बाबू, अगर सचमुच में वो बीजेपी के खिलाफ लड़ते हैं तो उनके खिलाफ केस क्यों नहीं हुए? उनका घर क्यों नहीं लिया गया? उनकी सदस्यता रद्द क्यों नहीं की गई? उनका इंटेरोगेशन क्यों नहीं हुआ? भाइयों और बहनों, इंटेरोगेशन नहीं हुआ, घर नहीं छीना गया, सदस्यता नहीं ली गई, क्योंकि बीजेडी के नवीन पटनायक जी बीजेपी के लिए यहां काम करते हैं। ये दोनों एक हैं, इनकी पार्टनरशिप चल रही है और बात साफ है। पार्टनरशिप का लक्ष्य उड़ीसा के लोगों का जो धन है, आपकी जो माइंस हैं, आपकी जो संपत्ति है, उसको चोरी करने का है, अरबपति बनाने का है। सेहीपरि भुवनेश्वर एक स्वतंत्र कार्यक्रम रे जोगदे राहुल गांधी कौन कहिथिले सुनंतु। Democratic institution in health, in education, in minorities are being constantly challenged. What does one do at this point of time? What are your reactions to that? Well, you currently have one institution called the RSS, which is the mothership of the BJP, that believes that it should be the only institution in this country. And the idea is to systematically penetrate people into all India's institutions. The Congress Party has a completely different view on how institutions support this country. So we simply do not believe that institutions should not be independent. We believe that there is a link between India's success, India's constitution, India's advancement, and its institutional independence. So very simply, we have always and will respect institutions like the judiciary, like the election commission, like the education system, universities. So it is a mindset difference. We are much more interested in bringing in the voice of the people of this country into governance. And sometimes, frankly, it looks like chaotic. When the Congress Party is operating
there's a lot of chaos, there's a lot of noise, but that is part of democracy. So we are ideologically completely against this assault that is taking place. And we simply will not allow it and we will not do it. And frankly, we'll have to do a lot of repair work. Because what has been done over the last 5 years is actually devastating to this country. For the first time in our history, Supreme Court judges are coming out, taking the name of judge lawyer, indicating that the president of the BJP is involved in a murder case, and saying we're not allowed to do our work. This has never happened in Indian history. Right? And you can see this imprint of the RSS. If you go to the North Block and South Block, or if you ask BJP ministers, they will all tell you that they have OSDs positioned under them directly from Nagpur. We simply don't believe that one state, one ideology, one set of people should run this country. We believe that 1.2 billion people should run this country, and the institutions are their instrument, and we will defend them. Yeah. Fantastic point. It's all about collective leadership, leadership plus people. It's not leadership and then people. Can I go over from the front desk? Yes. My name is Satyanarayana Mishra. I was DG Police of the state almost 25 years back and had the privilege of working under your father. My question is, all the parties, yours, BJP, or whatever else is in power, they all neglect the middle class. If your party comes to power, what will you do for the middle class? Well, I don't think it's fair. I don't think it's fair to say that all parties neglect the middle class. I think what the Congress party did between 1991 and 2014 massively helped create the middle class. And our policy of liberalization was, frankly, the set of policies that built the entire middle class. So I don't think it's fair to say that the middle class is ignored. No, we are not talking of Manmohan Singh's prayer. Well, now you have to ask Mr. Modi that question. But I will tell you what I think the Congress party can and should do that will help the middle class. Couple of things. The monopolization and capture of the education system and the healthcare system, and the idea that if a middle class person wants to send his child to university or school, he has to pay lakhs and lakhs and potentially crores of rupees to get him into get him a decent education, needs to be challenged. So you need to put a significantly bigger amount of money into healthcare and into education. And you need to start looking at building high quality education and healthcare infrastructure. I'm not saying that there is no role for the private sector. There is. But the flagships and the standard must be set by large numbers of public sector institutions like the IITs. If you think about it, the IITs were, as an institution, were invented in the 50s. And we keep harping on how good the IITs are, and they're very good. But they're 50-year-old institutions. And one needs to think about how to transform the IIT into a 21st century institution. The value that is currently locked in the IITs needs to be opened out. For example, it is this exact same situation in healthcare. And then if you want to talk about jobs in this country, you have a complete capture of the banking system.
12.5 lakh crores. 12.5 lakh crores of India's banking money is in the hands of 30 or 40 businessmen. If you're a small businessman or a middle-sized businessman, you deal with demonetization, you deal with GST, but you are not forgiven your loans. Mr. Vijay Mallya can run away with 9,000 crores. Mr. Nirav Modi can run away with 30,000 crores, which is the equivalent of one Narega for 1 year, and not a word is said. Mehul Choksi can run away with 30,000 crores. Anil Ambani can be given 30,000 crores just like that. Stolen, frankly, from the people of Orissa, because you have a jail over here. So, some of these monopolies need to be challenged. A young middle-class businessman who wants to set up an industry needs to have access, similar access to the banking system as Mr. Anil Ambani does. He needs to have similar access to the political system as Mr. Anil Ambani does. And if we centralize power, if everything is run outside the Prime Minister's office, from the Prime Minister's office or from the Chief Minister's office, well, then only 15 people can benefit, 15, 20 people who are close to him can benefit. So, the single biggest step, and this is where Orissa can teach us a huge amount of lessons, is decentralization of power, bringing power to the people. So I think that is the broad direction in which I would push. Also, things like RTI, things like the Lokpal Bill, which conveniently have been forgotten. RTI is a huge defender of the middle class. It is a weapon of the middle class. But today, the RTI is dead. So, giving the middle class protections, giving the middle class certain basic support, and making sure that the bureaucracy can't ride roughshod over the middle class. Those are the type of things we would think about. Thank you. Distinction between education as a private service or it should be a public good first. I think that distinction has been made pretty well. Rahulji, there not is a private service, for which a money-making enterprise, because it's not a private service today. Today it is purely a money-making enterprise. Rahulji, in the context of Bhubaneswar, there is another set of anxiety that today grapples with us, which is about what impact an automation, artificial intelligence could have on technology-driven jobs, because here the aspiration is that Bhubaneswar should emerge as a tech hub, and we have a lot of IT companies, and the kind of jobs that get generated for a lot of middle class people here are vanishing rapidly. What would be your approach to dealing with this challenge? The central challenge, if you ask me, well, I'll ask you a question to begin with. How come automation is not having an impact on job creation in China? How come China, in a world which is automating, is producing 50,000 new jobs in every 24 hours? Why? Why is it that automation is a problem in Europe, automation is a problem in India, but automation doesn't seem to bother the Chinese? I was, when I had gone to Kailash, I met a couple of their ministers and they were saying, no, job creation is not a problem in China at all. We have plenty of jobs. In fact, we have too many jobs. So, the real issue is if you are actually producing things, and if you are in the technological stream, you do not have a problem. You do have a problem if you are producing the low value added jobs. If you are doing body shopping, then yes, you have a big problem. But if you are actually producing things, you don't have such a big problem. The problem is that India is frankly not producing things, and neither is the West. Production today has been completely dominated and captured by the Chinese. What we are facing, and this is something that India has to accept, and it is refusing to accept, what you are facing is an extremely competitive China that is beating everybody at the production game. And India has to
India, frankly, is the only country that can step up to this challenge. India talks about, Modi ji talks about make in India. What's the actual result? 24 hours, 50,000 jobs every day in China. In the same 24 hours, India produces 450 jobs. This is not my data, this is the data of the government of India in the Lok Sabha. So I'm not a believer. The same idea was put forward that computers will wipe out jobs. No, I am not a believer that automation is going to wipe out jobs. You will still need the people to build the computers, you will still need the software engineers to do the automation, you will still need all those people. But are you in that game or are you not in that game? And that to me is the real question. And frankly, today India is not in that game. And we might not like to hear. अपेक्षा करंतु 11 तारिख दिन राहुल गांधी ओडिशावासी को कौन कहे भिडियोटी को शेष जाए देखि धन्यवाद पुणी देखा अन्य एक खबर से समय पर्यंत विदाय नौछि नमस्कार।